नमस्कार, लखनऊ डिग्री कॉलेज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर विषय हिंदी व प्रकरण मातृभाषा एवं उसकी महत्ता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। छात्रों, आज हम मातृभाषा और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। मातृभाषा से हम लोग पहले से परिचित हैं। मातृभाषा वह भाषा जो बच्चा अपने माँ के मुख से पहली बार सुनता है या उसका प्रयोग करता है अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। आत्मनिर्देशन हेतु एवं भावों की अभिव्यक्ति के लिए, दूसरों के विचारों को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने अंतर्द्वंद्वों, उद्वेगों, मनोभावों का अभिव्यंजन जितनी सुंदरता, सरलता, स्पष्टता से अपनी मातृभाषा में किया जा सकता है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं किया जा सकता। जिस भाषा का प्रयोग बालक सर्वप्रथम अपनी माँ से सीखता है और जिसके माध्यम से वह परिवार एवं समुदाय में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, सही अर्थ में उस बालक की वही मातृभाषा होती है। किंतु उत्तर प्रदेश में गाँवों के बालक प्रारंभ से अपनी भावाभिव्यक्ति प्रायः अवधी, ब्रज, भोजपुरी बोलियों के माध्यम से करते हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश के जो शिष्ट समाज हैं या बहुसंख्यक समाज के द्वारा विचार विनिमय की जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी है, और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की मातृभाषा भी हिंदी ही है। भाषा की गतिशीलता के कारण प्रत्येक भाषा की अनेक उपभाषाएं तथा उपबोलियां हो जाती हैं। इस प्रकार मातृभाषा में भी अनेक उपभाषाएं और बोलियां समाहित है। इसलिए माता जिस बोली अथवा उपभाषा को बोलती है वही बालक की मातृभाषा होती है। हम घर में अपनी प्रादेशिक बोली बोलते हैं, परंतु बाहर व्यवहार में नागरी या हिंदी ही बोलते या लिखते हैं। अतः हमारी मातृभाषा हिंदी है। यही हमारे विचारों और कार्यों का संकलन है। यही हमारे मस्तिष्क संस्थान का अभिन्न अंग है। इसी के द्वारा हम अपनी आत्मरक्षा के भावों को व्यक्त करते हैं। साथ ही वे सभी गुण जिनकी विद्यमानता योग्य नागरिक के लिए आवश्यक है, इसी के द्वारा सुगम है, अर्थात स्पष्ट चिंतन, स्पष्ट अभिव्यंजन, विचारों तथा क्रियाओं की यथार्थता, संवेगात्मक एवं रचनात्मक जीवन की पूर्णता समुचित तथा विकसित रूप में मातृभाषा द्वारा ही अभिव्यक्त की जा सकती है। मातृभाषा में हमारी संस्कृति का इतिहास निहित है। उसके द्वारा हम अपने घर, जाति और उन भाषा भाषियों से एक सूत्र में बंध जाते हैं। इनका प्रयोग हम अनुभव व निजी संपत्ति के रूप में करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियों को सूल। इस प्रकार मातृभाषा भाव प्रकाशन, मनोरंजन, ज्ञान, आनंद, भावनाओं का अभिव्यंजन, मस्तिष्क का विकास करने वाली तथा भगवान के द्वारा प्रदान की गई सर्वोत्तम शक्ति है, जिसके द्वारा हम उसके समीप पहुंच सकते हैं। मातृभाषा के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला, मातृभाषा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। दूसरा, इसमें भावों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं की सुंदर, सरल, स्पष्ट अभिव्यंजना करने की कला आती है। तीसरा, इससे बालक की मानसिक संवेगात्मक शक्ति तथा नैतिकता का विकास होता है। चौथा, इसके द्वारा मस्तिष्क की शक्तियां अनुशासित हो जाती हैं। उनमें बालक में उचित निर्णय, तर्क, विवेक तथा धारणा की गति में तीव्रता आ जाती है। पांचवा, इसके माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य भाव, काव्यानुभूति, रसानुभूति, चमत्कार आदि के समझने की दक्षता आ जाती है। छठा, इससे बालकों में अपने विचारों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली रीति से प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सातवां, यह शब्द और ज्ञान भंडार को बढ़ाती है। आठवां, मातृभाषा द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास संभव हो पाता है। उपयुक्त गुण एवं उपयोगिताएं होने के कारण हमें यह तो मानना ही होगा कि मातृभाषा ज्ञान की आधारशिला है, वहीं हमारे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। अब प्रश्न उठता है कि भाषा अर्जन अर्जन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं या फिर उसको अधिगम के द्वारा। अब हम जाने कि भाषा अर्जन क्या होता है। भाषा अर्जन, जब किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के सहज रूप में सीख लिया जाता है, वह भाषा अर्जन कहलाती है। भाषा अर्जन की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। भाषा अर्जन मानव मस्तिष्क की जन्मजात क्षमता द्वारा होता है।
अधिगमकर्ता किसी भाषा का अर्जन उसके सहज वातावरण से करता है। भाषा अर्जन अचेतन प्रक्रिया है, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। भाषा अर्जन यदि परिचित परिस्थिति में हो तो और अधिक प्रभावशाली होता है। भाषा अर्जन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा से संबंध रखता है। अब भाषा अधिगम क्या है? जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है तब वह भाषा अधिगम कहलाती है। इसकी भी विशेषताएं होती हैं। भाषा अधिगम के लिए कौशलों का प्रयोग एवं अभ्यास अनिवार्य है। भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है। सार्थक परिस्थितियों में यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावशाली होती है। भाषा अधिगम के लिए हमें विशेष परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है ताकि अधिगमकर्ता की रुचि भाषा को सीखने में बनी रहे। भाषा अधिगम द्वितीय तथा तृतीय भाषा के सीखने से संबंध रखता है। छात्रों, अब प्रश्न उठता है कि भाषा कौशल क्या है? मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। ये चारों क्रियाएं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा से संबंधित हैं। इन क्रियाओं के प्रयोग की क्षमता को भाषा कौशल के नाम से जाना जाता है। इनका विकास भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण कौशल, जिसमें सुनने की कला का विकास किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसमें बच्चे की बोलने की कला का विकास किया जाता है। तीसरा पठन कौशल, बच्चे की पढ़ने की शक्ति का विकास किया जाता है। और चौथा कौशल लेखन कौशल, जिसमें लिखने की कला का विकास किया जाता है। भाषाई कौशलों के शिक्षण का महत्व क्या है? भाषाई कौशलों के विकास द्वारा बालक को सहज अभिव्यक्ति हेतु सक्षम बनाया जाता है। इसके द्वारा छात्र के व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। सुनकर या पढ़कर सही अर्थों को समझने की शक्ति का विकास होता है। बालक को लिपि का ज्ञान होने से वह अपनी अभिव्यक्ति मौखिक भाषा के साथ साथ लिखित भाषा में भी कर सकता है। सही अर्थ समझने तथा बोलने से छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है। भाषा कौशल तथा उनका शिक्षण किस प्रकार करना चाहिए? तो सबसे पहला कौशल हमारा आता है श्रवण कौशल, यानी कि सुनने की कला का विकास। सुनकर अर्थ को समझने की क्षमता ही श्रवण कौशल कहलाती है। इसके बाद ही अन्य भाषाई कौशल जैसे कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल व लेखन कौशल आते हैं व उनका क्रमवार विकास किया जाता है। श्रवण कौशल की शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? यानी कि इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम बच्चे के अंदर सुनने की कला का विकास कर सकते हैं। पहला है प्रश्नोत्तर विधि। अध्यापक द्वारा छात्रों से उनके दैनिक जीवन और विषय पर आधारित प्रश्न पूछने से यह पता चलता है कि छात्र कक्षा में ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। दूसरी विधि है हमारी कहानी सुनना और सुनाना। बच्चों को कहानियां पसंद होती हैं। कक्षा में कहानी सुनाने से छात्रों का ध्यान पूर्णतः कक्षा में लाया जा सकता है। वे धैर्यपूर्वक शिक्षक की बात सुनते हैं, जिससे उनकी श्रवण शक्ति का विकास होता है। तीसरा श्रुतलेख। इस विधि के माध्यम से श्रवण तथा लेखन दोनों कौशलों का विकास किया जाता है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों तथा वाक्यों को सुनकर लिखते हैं। फिर आता है भाषण। जब हम कोई भाषण सुनाते हैं तो उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह विधि श्रवण कौशल के विकास में सहायक होती है। फिर आता है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री अर्थात ऐसी सामग्री जिसको हम देख और सुन सकते हो का प्रयोग शिक्षण को रुचिकर बनाने में किया जाता है। इससे छात्र ध्यान से विषय को सुनते हैं व उसको ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के साधनों द्वारा छात्रों के श्रवण कौशल का विकास किया जाता है, जैसे रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन के प्रयोग द्वारा। इन विधियों का प्रयोग करके श्रवण कौशल का हम छात्रों में विकास करते हैं। इसके बाद आता है छात्रों कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या है, तो वो हम अगले वीडियो में चर्चा इसकी करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।